नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए अपन लोगों ने आज अपना टॉपिक क्या है। आज अपना टॉपिक जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है उसका टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, उनके क्या मेथड्स हैं, उन मेथड्स की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में अपन लोगों ने किसकी बात करी थी? पिछले वीडियो में अपन लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर। उसमें अपन लोगों ने जनरल शेयर फेलियर की बात करी थी, लोकल शेयर फेलियर की बात करी थी और पंचिंग शेयर फेलियर की बात करते हैं। तो चलिए आज अपन लोग सबसे पहले देखेंगे मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। आइए जानते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी निकालने कितने मेथड है। तो सबसे पहला मेथड आता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। उसके बाद दूसरा आता है कोडल प्रोविजन। उसके बाद लास्ट मेथड आता है हमारा फील्ड मेथड। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बेसिकली तीन मेथड है, एनालिटिकल मेथड, कोडल प्रोविजन और फील्ड मेथड। ठीक, अच्छा ये तीन मेथड है। और एनालिटिकल मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड है, जैसे रैंकाइन एनालिसिस। रैंकाइन के बाद अपन लोग तरजागी एनालिसिस की बात करेंगे, तरजागी के बाद अपन लोग स्कैम्पटन एनालिसिस की बात करेंगे, स्टैम्पसन के बाद अपन लोग मेयरहोफ की बात करेंगे, मेयरहोफ के बाद अपन लोग आईएस कोड मेथड की बात करेंगे। ठीक, तो अभी जितना एनालिटिकल मेथड हो, एनालिटिकल मेथड से हम किसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं? बेसिकली सेल्फ फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं। ठीक, कोडल प्रोविजन में, कोडल प्रोविजन बेसिकली क्या क्या है? एक तो हमारा BIS है, BIS कोड है, BIS है, CPWD और NBS। ये क्या क्या है? ये है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और नेशनल बिल्डिंग कोड। इनमें क्या है? इनमें बियरिंग कैपेसिटी की जोन वाइज बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है। वो बियरिंग कैपेसिटी यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से अपनी फाउंडेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक, तो इसमें ऐसा अपन को कुछ पढ़ना नहीं, अपन को मेनली पढ़ना है एनालिटिकल मेथड और फील्ड मेथड, जो गेट के सिलेबस में या सेमेस्टर में इन दोनों मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। एनालिटिकल मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड हैं जो मैंने बात करी। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल मेथड्स की। एनालिटिकल मेथड्स के अंदर बेसिकली 5-6 मेथड्स हैं। कौन कौन जौन मेथड तो बहुत सारे हैं, बट अपन को मेनली जो पढ़ने हैं उनके मैं नाम लिख ही दे रहा हूँ। मेनली अपन को पढ़ना है रैंकाइन्स एनालिसिस, रैंकाइन्स एनालिसिस। ठीक, दूसरा अपन पढ़ेंगे तरजागी एनालिसिस, तरजागी एनालिसिस। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे इसी में स्कैम्पटन्स एनालिसिस, स्कैम्पटन्स एनालिसिस, स्कैम्पटन एनालिसिस। और इसी में अपन लोग पढ़ेंगे आईएस कोड मेथड, आईएस कोड मेथड। और इसी में आएगा अपना मेयरहोफ मेथड, मेयरहोफ्स एनालिसिस। ठीक, तो बेसिकली तीन मेथड थे। कौन कौन से थे? एनालिटिकल मेथड, कोडल प्रोविजन और आईएस कोड मेथड। ठीक है, या फील्ड मेथड। तो एनालिटिकल मेथड के अंदर जो अपन को पढ़ना है रैंकाइन्स एनालिसिस, तरजागी एनालिसिस, स्कैम्पटन एनालिसिस, आईएस कोड मेथड और मेयरहोफ। इन मेथड्स को अपन लोगों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो इस लेक्चर में बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे वो किस मेथड से निकालना सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे एनालिटिकल रैंकाइन एनालिसिस से। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए रैंकाइन्स एनालिसिस। ठीक है, तो रैंकाइन्स एनालिसिस बेसिकली क्या है? रैंकाइन्स एनालिसिस किस सॉइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी निकालता है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या इसमें एजम्पशन है, एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, तो रैंकाइन्स एनालिसिस बेसिकली किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी अपन लोगों ने कहाँ पढ़ी होती है? सॉइल मैकेनिक्स में। रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी क्या थी? रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी बेसिकली मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। रैंकाइन्स एनालिसिस चूंकि उसी का एक्सटेंशन है, तो अगर वो चीज़ें हमें पता होगी तभी हम इसमें अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, रैंकाइन एनालिसिस किसके लिए था? अर्थ प्रेशर थ्योरी में लेटरल अर्थ प्रेशर निकालने के लिए। लेटरल से मतलब जैसे मान के चलो अगर ये हमारी सॉइल है, इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट वही लगभग पुराने वाले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आएगी। ये मान लो अगर हमारा सॉइल है और हमें यहाँ प्रेशर निकालना है, इस एलिमेंट में, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में निकालेंगे कितना कितना प्रेशर लग रहा है। तो एक तो हम वर्टिकल प्रेशर निकालना जानते हैं, वो हम अर्थ उसमें हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस में निकालते हैं। और अर्थ प्रेशर थ्योरी में कौन सा प्रेशर निकालते हैं? लेटरल प्रेशर। कि अगर मान लो सॉइल एलिमेंट किसी डेप्थ पे है तो उसमें वर्टिकल कितना प्रेशर लग रहा है वो तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस से पता चल जाता है। अगर इसकी मान लो अगर लेंथ DF है
और यहाँ की डेंसिटी गामा है, तो कैसे निकलता था इफेक्टिव प्रेशर गामा इंटू डी एफ। जो वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू आती थी कितनी आती थी, गामा इंटू डी एफ। ये डेंसिटी और इसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई तो क्या जाता था, ये वर्टिकल प्रेशर। और हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या था, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर। यहाँ लग रहा होगा सिग्मा एच और ये साइड भी लग रहा हो क्या होगा, सिग्मा। ये कौन सा प्रेशर है, लेटरल प्रेशर। ये कहाँ निकलता था, अर्थ प्रेशर थ्योरी में निकालना सीखते थे। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के प्रेशर होते थे, एक तो एक्टिव प्रेशर होता था, दूसरा पैसिव प्रेशर होता है। अब एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, वो थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। ये बेसिकली अपन लोगों को पढ़ना क्या है, रैंकाइन्स एनालिसिस में डाल देता हूँ हेडिंग, रैंकाइन्स एनालिसिस। ठीक, अगर रैंकाइन्स एनालिसिस अपन को पढ़ना ही है तो रैंकाइन एनालिसिस बेसिकली किसका एक्सटेंशन है, रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी का। तो ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना हमें जरूरी है। ठीक, तो ये बेसिकली एक्टिव स्टेट और पैसिव प्रेशर की बात करते हैं। जैसे मान चलो ये हमारा रिटेनिंग बॉल है, यहाँ बहुत सारी सॉइल भरी है। ये रिटेनिंग बॉल ने क्या करा है, सॉइल को होल्ड करके रखी है। ये बॉल है बनी है यहाँ, अगर ये रिटेनिंग बॉल हमारी, ये बैकफिल है, ये बैकफिल है, ये क्या है, रिटेनिंग बॉल है। ठीक, अगर हमारी रिटेनिंग बॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाती है तो कौन सा प्रेशर एक्ट करता है, इस रिटेनिंग बॉल और सॉइल पार्टिकल के बीच में एक्टिव प्रेशर एक्ट करता है। अगर हमारी रिटेनिंग बॉल टुवर्ड्स दी बैकफिल जाती है तो कौन सा प्रेशर एक्ट करता है, पैसिव प्रेशर। ठीक, किन किन के बीच में एक्ट करता है, इस रिटेनिंग बॉल और सॉइल पार्टिकल के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर की बात है। अब अपन को जो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए किसका एक्सटेंशन है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो पहली इसमें क्या हो गई, पहला एक्सटेंशन, पहला इसका किसके लिए, किसका क्या मतलब है रैंकाइन्स एनालिसिस का, ये बेसिकली किसका एक्सटेंशन है, रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी का। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट बेसिकली किस सॉइल के लिए वैलिड है, ये कोहेसिव सॉइल। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर द फ्रिक्शनल सॉइल। फ्रिक्शनल सॉइल, फ्रिक्शनल सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, कोहेशन लेस सॉइल। फ्रिक्शनल सॉइल कह दो या कोहेशन लेस सॉइल कह दो, दो तीन प्रकार की बेसिकली अपन लोगों को इस सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल होती है। तो सी सॉइल होती है, एक फाई सॉइल होती है, एक सी फाई सॉइल होती है। ठीक, सी सॉइल को कौन सी सॉइल बोलते हैं, कोहेसिव सॉइल या फ्रिक्शन लेस सॉइल। फाई सॉइल को हम कौन सी बोलते हैं, फ्रिक्शनल सॉइल या फ्रिक्शनल सॉइल या कोहेसिव लेस सॉइल। और सी फाई सॉइल में सिल्ट वगैरह आती है। ठीक है, तो ये रैंकाइन्स एनालिसिस किसके लिए वैलिड है, फ्रिक्शनल सॉइल या कोहेसिव लेस सॉइल के लिए। ठीक, तो अच्छा, अब इसके बारे में जानते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ठीक, ये बेसिकली कैसे निकलती है, चलिए इसका एक बार हम इसका फुटिंग बनाते हैं, फिर उससे देखते हैं इसको। मान चलो ये हमारी फुटिंग है, ये फुटिंग ऐसी बना देते हैं इसको। यहाँ इसमें लोड लग रहा है, मान लो क्यू यू का लोड लग रहा है। चूंकि कैलकुलेट क्या करना है, हमें अल्टीमेट लोड निकालना है, तो ये कितना आएगा, अल्टीमेट प्रेशर कितना आएगा, वही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सॉइल है, ये हमारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अच्छा, ये अर्थ प्रेशर थ्योरी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें एक हम एलिमेंट एक यहाँ लेते हैं, बिल्कुल जस्ट बिलो द फुटिंग एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं। इसको हम एलिमेंट 1 कहते हैं, इसको एलिमेंट 2 कहते हैं। ठीक, ये इसमें अब जैसे मान लोड लगेगा, जैसे इसमें फुटिंग में लोड लगेगा तो ये एलिमेंट क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे एलिमेंट में लोड लगता जाएगा तो इसके क्या आएगी, कंडीशन आएगी जहाँ ये शेयर कर जाएगा। तो वही हमें निकालना है कि वो मैक्सिमम लोड कितना होगा जब ये एलिमेंट शेयर ना करे। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे कि ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, एलिमेंट 1 कहाँ है हमारा, इस फुटिंग के जस्ट बगल में है, और एलिमेंट 2 फुटिंग के जस्ट आउटसाइड है। ठीक, तो जब तक वो उस कंडीशन तक के लिए बियरिंग कैपेसिटी निकालने जब दोनों एलिमेंट्स क्या करें, शेयर ना करें। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट 1 हमारा किस स्टेज में, एक्टिव स्टेज में, एलिमेंट 2 पैसिव स्टेज में। कैसे समझिए इस बात को, अपन लोगों ने एक एक्टिव स्टेज और पैसिव स्टेज की बात करी। तो एक्टिव स्टेज कहाँ आती है, एक्टिव स्टेज कंडीशन क्या कहलाती है, एक्टिव स्टेज कहलाती है कि जो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस प्लेइंग एज ए, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो वर्टिकल स्ट्रेस जब हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाता है, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, तो किसी कंडीशन होती है, तो कंडीशन होती है एक्टिव स्टेज की। पैसिव स्टेज की बात करते हैं, सेम यहाँ से भी एक्ट कर रहा होगा, ये सिग्मा बी होगा, ये सिग्मा एच होगा। एलिमेंट 1 है। एलिमेंट 2 की बात करें, एलिमेंट 2 ये है हमारा, एलिमेंट 2 इस फुटिंग के आउटसाइड है, तो यहाँ जितनी सॉइल है उसी का तो इसमें प्रेशर लग रहा होगा। तो इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर मेजर का रोल प्ले कर रहा है और वर्टिकल प्रेशर
माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का रोल प्ले कर रहा है। तो जब ये वर्टिकल प्रेशर किसका है, माइनर होता है, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर मेजर हो जाता है, तो इस स्टेज को क्या बोला जाता था, पैसिव स्टेज। तो समझ लेना इस बात को, या इससे समझ लो पैसिव स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, एक्टिव स्टेज। यहाँ क्या है कि सिग्मा वी ग्रेटर देन है सिग्मा एच के, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, लेटरल स्ट्रेस है। यहाँ क्या है कि सिग्मा एच ग्रेटर देन है सिग्मा बी के। ठीक, समझ में आया कि एक्टिव स्टेज कौन सी होती है, पैसिव स्टेज कौन सी है। एक्टिव स्टेज उस स्टेज को बोला जाता है कि जब हमारा वर्टिकल स्ट्रेस बड़ा हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से, और पैसिव स्टेज क्या होती है कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बड़ा हो वर्टिकल स्ट्रेस से। ठीक, तो इनकी बात करते हैं। अच्छा, अब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते, अब तो हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी क्यू यू की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये कहा है कि जब एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 फेल ना करें, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन आए, उस कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना है, इसमें कितना इसकी स्ट्रेस होगी, यानी कि इसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वही हमें क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग। अच्छा, और एक चीज़ जान लो, कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिग्मा बी निकालना तो आसान है, सिग्मा बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गामा इंटू वहाँ की डेप्थ। और वर्टिकल स्ट्रेस में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लेटरल स्ट्रेस इक्वल टू के टाइम ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। ये अर्थ प्रेशर थ्योरी में अपन लोग पढ़ चुके होते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के इंटू वर्टिकल स्ट्रेस क्या है, के क्या है, के क्या है कि हमारा अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है। अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है। के की वैल्यू के नॉट भी होती है, के ए भी होती है, और के पी होती है। के ए कब होगी, एक्टिव स्टेज में, के पी कब होगी, पैसिव स्टेज में। यहाँ अपन लोगों ने अर्थ प्रेशर में निकालना सीखते हैं कि के ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। और के पी की वैल्यू कितनी आती थी, के पी की वैल्यू आती थी 1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव। एक अगर ये अपन लोगों को एक्टिव स्टेज क्या होती है, पैसिव स्टेज क्या होती है, एक्टिव प्रेशर क्या होता है, पैसिव प्रेशर क्या होता है, तो एक डायग्राम से थोड़ा सा समझ लो क्या होता है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक, जैसे मान लो ये वो कंडीशन है के नॉट कब है, जब हमारी बॉल कहीं मूव नहीं कर रही है, यानी स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक, के नॉट की वैल्यू, अगर बॉल हमारी यहाँ से मूव करेगी अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये बैकफिल से इस साइड मूव करना है, ये बैकफिल के साइड मूव करना है। ठीक है, जब हमारी रिटेनिंग बॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव करेगी, जब रिटेनिंग बॉल अवे फ्रॉम बैकफिल करती है तो एक्टिव प्रेशर की वैल्यू घट जाती है। समझ में आ रहा है ना, तो प्रेशर घटता है। समझो, जैसे मान चलो ये हमारी बॉल है, ये हमारी बॉल है और ये सॉइल है, तो जब ये यहाँ मूव करेगी तो रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो उस समय क्या होता है, एक्टिव प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। तो जो प्रेशर कम होता है उसी प्रेशर क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रेशर। और इस कंडीशन में क्या होती है, जब बॉल हमारी सॉइल की तरफ मूव करेगी, सॉइल की तरफ मूव करेगी तो क्या प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी स्टेज को क्या बोला जाता है, पैसिव, उसी स्टेज को बोला जाता है पैसिव स्टेज, और उस प्रेशर को बोला जाता है पैसिव प्रेशर। ठीक है, तो इनकी बात हो गई। अच्छा, अब अपन लोग अपन लोगों किसकी बात कर रहे थे, अपन लोग निकाल रहे थे रैंकाइन्स एनालिसिस जो चल रहा था अपना टॉपिक। एक मिनट, ठीक, जो रैंकाइन एनालिसिस चल रही थी वो बेसिकली किसके लिए था, पैसिव स्टेज के लिए। पैसिव क्यों, कि ये फुटिंग नीचे, ये हमारा बैकफिल, ये इसको फुटिंग को हम क्या मान लें, अपनी एज ए रिटर्निंग बॉल मान लें, और यहाँ की सॉइल क्या है, सॉइल ही है। तो ये जब रिटर्निंग बॉल सॉइल साइड मूव करेगी तो सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। यानी कौन सी कंडीशन मिल रही है, कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन मिल रही है, पैसिव स्टेज वाली। तो उसी कंडीशन का इस्तेमाल करके अपन को क्या कैलकुलेट करना है, बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो मैं काम की चीज़ रखता हूँ और फालतू चीज़ इसमें रख कर देता हूँ। ठीक है, ये अपन लेके जाना जरूरी था। अब ये कंडीशन एक्टिव स्टेज की है, ये पार्टिकल एक्टिव स्टेज में है और पार्टिकल 2 किस में, पैसिव स्टेज में। ठीक, ये कब कहाँ तक अपन को लोड अप्लाई करना, लोड अपन को जब तक अप्लाई करना जब ये दोनों पार्टिकल किस में रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन
इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स एलिमेंट 1 में और हॉरिजॉन्टल फोर्स एलिमेंट 2 में बराबर हो, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिग्मा एच इन एलिमेंट 1 इक्वल टू कितनी होना चाहिए? सिग्मा एच इन एलिमेंट 2। ठीक है, अगर इसकी मान लो डेप्थ डीएफ है, यहाँ की सॉइल की डेंसिटी गामा है, मान के चलो यहाँ की सॉइल की डेंसिटी क्या है? गामा है। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है एलिमेंट 1 के लिए? एलिमेंट 1 के लिए सिग्मा बी यही तो है, क्यू यू। ये पूरा फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ, यही तो हमारा क्यू एक्ट कर रहा है। ठीक, तो सिग्मा एच किसके बराबर है? क्यू यू से। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेसिकली ये वर्टिकल स्ट्रेस है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा एच बराबर क्या होता है? के इंटू सिग्मा बी एक्टिव स्टेज के लिए। तो अब के नॉट यहाँ क्या है? एक्टिव, तो क्या आ जाएगा? के ए इंटू सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है? क्यू यू। एलिमेंट 2 की बात करते तो जो यहाँ डायग्राम बना था उसमें क्या था? ये था इस टाइप से, ये सिग्मा बी था और ये क्या लग रहा था? सिग्मा एच यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें सिग्मा एच की वैल्यू निकालनी तो सिग्मा एच किसके बराबर आएगा? के पी इंटू सिग्मा बी इस एलिमेंट 2 के लिए। ठीक है, एलिमेंट 2 के लिए बात करते हैं तो ये सॉइल की डेप्थ कितनी है? डीएफ, और डेंसिटी कितनी है? गामा। तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आएगी? के पी इंटू गामा डीएफ। समझ में आया? अब दोनों का हमें क्या करना है? बराबर, यानी ये हॉरिजॉन्टल, ये एलिमेंट 1 के लिए निकला है, ये एलिमेंट 2 के लिए निकला है, दोनों क्या करना है? बराबर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? के ए इंटू क्यू यू, और इसके लिए क्या आया है? के पी गामा इंटू डी एफ। ठीक, हमें निकालना क्या था? यही निकालना था। तो क्यू यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के पी अपॉन के ए गामा इंटू डी एफ। अब के पी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? के पी का लिखा था कि 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई, और इसके लिए क्या था? के ए की वैल्यू यहाँ लिखी है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई, और गामा इंटू डी एफ, ये क्या आ गया? क्यू यू। ठीक है, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू बराबर आ जाएगा 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर गामा इंटू डी एफ। यही हमें बीयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इसको एक चीज़ अपन लोगों ने और पढ़ा था कि 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई किसके बराबर था? ये बराबर था 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के। क्लास 10th की मैथमेटिक्स से आता है, इसको आना चाहिए अपन लोगों को। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? ये कितनी जाएगी? 10 की पावर 4 45 प्लस 5/2 इंटू गामा डी एफ। जो हमें अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकालनी थी वो अपन लोगों ने कैलकुलेट कर ली। सॉइल की अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी आ गई। अच्छा, अब एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे अपन लोगों ने इसको निकाला था। ठीक है, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये हमारी फुटिंग थी। फुटिंग के नीचे सॉइल के 2 एलिमेंट लिए, एक फुटिंग के जस्ट नीचे था, एक फुटिंग के जस्ट बाहर था। एलिमेंट 1 किस स्टेज में था? एक्टिव स्टेज में। एलिमेंट 2 किस में था? पैसिव स्टेज में। क्यों था? क्योंकि एलिमेंट 1 के ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से ज़्यादा होता है। जब वर्टिकल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से ज़्यादा होता है तो कौन सी स्टेज होती है? एक्टिव स्टेज। पैसिव स्टेज कब आया था? कि इसमें क्या था कि इसमें सिग्मा एच की वैल्यू ज़्यादा थी, यानी जब हॉरिजॉन्टल लेटरल स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस से बड़ा होता है तो कौन सी स्टेज होती है? पैसिव स्टेज। ठीक, अब दोनों को हमें क्या करना था? फेल होने से बचाना था। तो फेल कंडीशन क्या थी कि दोनों पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये हमने कंडीशन लिखी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिखी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन एलिमेंट 1 इक्वल टू होना चाहिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन एलिमेंट 2। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 1 एलिमेंट कैसे आएगा? के ए इंटू क्यू, जो अपना रिलेशन था अर्थ प्रेशर में अपन लोग पढ़ते थे। सिग्मा एच इक्वल टू क्या होता था? के इंटू सिग्मा बी। यहाँ के किस में है? एक्टिव स्टेज में है, तो के इक्वल टू कितना लिख दिया हमने? के ए, और जो हमारा वर्टिकल स्ट्रेस था वो कितना था? क्यू यू। एलिमेंट 2 की बात करते थे। एलिमेंट 2 में भी क्या था कि यहाँ केपी था, चूंकि यहाँ क्या अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या था? केपी पैसिव स्टेज का था, और यहाँ की डेप्थ इनटू इसमें वर्टिकल स्ट्रेस कितना आ गया? गामा इंटू डीएफ। दोनों को इक्विट किया, यहाँ से कितनी किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, कभी कभी इसमें डेप्थ निकालने के लिए आ जाता है कि मान लो अगर हमें अल्टीमेट लोड पता है, मान लो हमारी बिल्डिंग में पता है कि इतना लोड आने वाला है, इतनी इसकी बीयरिंग कैपेसिटी है, तो उसकी डेप्थ की डिजाइन कराओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान डेप्थ निकालना चाहे तो कितना आएगा? डेप्थ इक्वल टू कितना किसके बराबर आ जाएगा? क्यू यू डिवाइड बाई गामा, यहाँ से ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? क्यू डिवाइड बाई गामा डिवाइड बाई 10 की पावर 4 45 प्लस 5/2। या ऐसी चीज़ को ये भी लिख सकते हैं क्यू यू डिवाइड बाई गामा 10 की पावर 4 45 माइनस 5/2। तो ये डेप्थ आ गई। ठीक
है। तो यहाँ से हम डेप्थ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें फुट इसका अल्टीमेट लोड पता है कि इस बिल्डिंग में इतना लोड आना है, इस फुटिंग में इतना लोड आना है, तो इसकी हमें डेप्थ कितनी रखनी चाहिए इस फुटिंग की। अगर मान लो इसमें 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड आ रहा है, तो उस लोड के लिए हमें इस फुटिंग की कितनी डेप्थ रखनी है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाई हमें इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन होगा, गिवन वैल्यू ऑफ फाई एंड क्यू यू के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन लोगों ने क्या सीखा, मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी में पहला क्या था, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के अंदर कौन सा था, रैंकाइन एनालिसिस। ठीक है, तो रैंकाइन एनालिसिस से बियरिंग कैपेसिटी निकालना सीख लिए। ठीक, तो रैंकाइन एनालिसिस बेसिकली किसके लिए था, रैंकाइन एनालिसिस बेसिकली कोहेशन लेस सॉइल के लिए था, या कोहेशन लेस सॉइल को हम कौन सी सॉइल कहते हैं, फ्रिक्शनल सॉइल भी बोलते हैं, उसके लिए था। प्लस दूसरी चीज इसमें क्या थी, ये एक्सटेंशन था किसका, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी का। ठीक है, तो रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी में क्या थे, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी में अपन लोगों ने वर्टिकल लेटरल स्ट्रेस निकालना सीखा था। ठीक, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन लोगों ने बियरिंग कैपेसिटी निकाली है बाय द रैंकाइन एनालिसिस। ठीक, तो अगला लेक्चर किस पे आएगा, अगला वीडियो आएगा तरजागी एनालिसिस पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।